अब आगे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है ना। आपको मेनली रिजल्ट याद रखने हैं। जैसे अब मैं अगला अगर ले लेता हूं सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास हमें पता लग जाए किस जगह पर होगा। तो क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये सॉलिड है और यूनिफॉर्म है और पूरी तरह से सिमेट्रिकल है सेंटर के ऊपर, तो एक चीज तो मैं बता सकता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या आने वाला है, इसका 0 ही आने वाला है। यानी सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो इसी एक्सिस पर लाई करेगा, सेंटर के एकदम ऊपर किसी डिस्टेंस y पर। कह सकता हूँ ये मैं। मान लेते हैं कि मास दिया हुआ है हमें, मास ऑफ हेमिस्फीयर मान लो कि आपको दिया हुआ है m, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यह हमें दिया हुआ है r। तो बात आती है आपको एक सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, और ये हमें यूनिफॉर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा मुझे एलिमेंट कैसा लेना चाहिए। क्या आप बता सकते हो क्या एलिमेंट मुझे लेना चाहिए? तो दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो मैं थीटा एंगल पे जाके डी थीटा थिकनेस की एक डिस्क मान सकता हूं, जैसे हॉलो हेमिस्फीयर में मैंने थीटा एंगल पे जाके डी थीटा थिकनेस में एक रिंग कंसिडर की थी। याद है कि नहीं आपको? ओके, तो एक ऑप्शन मेरे पास है, जैसे मैंने हॉलो हेमिस्फीयर के लिए थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस की एक रिंग ली थी, वैसे ही अगर मैं थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस की एक यहाँ पे डिस्क ले सकता हूँ। लेकिन बेटर पता है क्या होगा? बेटर होगा कि आप सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाकर एक डी आर थिकनेस का हॉलो हेमिस्फीयर कंसिडर कर लो। तो हमेशा याद रखना, जैसे डिस्क के अंदर आप रिंग का एलिमेंट लेते हो, वैसे ही सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर का एलिमेंट ले लेते हैं। बात समझ आई? अब क्योंकि ये सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी डिफाइंड होगी, और डेंसिटी ऑब्वियसली क्या होगी? वो होगी मास बाय वॉल्यूम। पूरे स्फीयर की वॉल्यूम 2/4/3 पाई आर क्यूब होती है, तो आधे स्फीयर की 2/3 पाई आर क्यूब होगी डेंसिटी, है कि नहीं? अब मैंने जो एलिमेंट लिया है आर थिकनेस पे, डी आर थिकनेस का छोटा सा जो मैंने एलिमेंट लिया है, मैं क्या करूंगा, उसका मास लिख लूंगा। मान लो कि इसका मास जो है डीएम है, तो छोटा सा मास डीएम आप क्या लिख सकते हो, वो हो जाएगा डेंसिटी आर डिस्टेंस पे जो कुछ भी हो, और इनटू वॉल्यूम। मैंने बताया था जैसे हम एरिया लिखते हैं लेंथ इनटू थिकनेस, वैसे ही हम वॉल्यूम हमेशा जो लिखेंगे, याद रखना, जब भी आप एलिमेंट की वॉल्यूम लिखना चाहते हो तो आप हमेशा उसे लिखते हो एरिया इनटू थिकनेस। जैसे एरिया हो जाता है क्या? एरिया हो जाता है बेसिकली लेंथ इनटू थिकनेस, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये यूज करते हैं हम किसके लिए? एलिमेंट्स के लिए। तो यहां मुझे वॉल्यूम लिखनी है तो मैं सरफेस एरिया लिखूंगा। अब जो हॉलो स्फीयर का मैंने, हॉलो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया लिखूंगा वो कितना होगा? सोच के देखो, जो एलिमेंट है मेरा उसका सरफेस एरिया कितना होगा? तो डेंसिटी तो रो है, और इंटू सरफेस एरिया मुझे करना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, बताओ जरा। बिल्कुल, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे स्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि यही मैंने हेमिस्फीयर लिया है, इनटू उसकी थिकनेस जो कि क्या है? डी आर है। ये मैंने लिख लिया भाई डेंसिटी। अब देखो क्वेश्चन देने वाला इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करेगा। मैंने यूनिफॉर्म लिया है तो मेरा रो कांस्टेंट है, मैं क्वेश्चन दे सकता हूं ऐसा कि मेरा रो कैसा हो जाए? वेरिएबल। अगर रो वेरिएबल होगा तो कुछ नहीं है, उसके फंक्शन को सिर्फ यहां पुट कर देना, क्योंकि आपको पता है मेन चीज तो डीएम लिखना ही है। ठीक है, अब हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हो जाता है इंटीग्रेशन y डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम। ये y क्या होता है? ये होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ योर एलिमेंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। और मेरा एलिमेंट क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर। क्या आपको हॉलो हेमिस्फीयर
का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे होता है ये पता है? हाँ, पहले ही हमने किया r/2। तो स्मॉल r का हेमिस्फीयर लिया है तो r/2 इंटू dm की जगह रो इंटू 2 इंटू r स्क्वायर इंटू dr अपॉन इंटीग्रेशन रो 2 r स्क्वायर इंटू dr। लिमिट कहां से कहां लगेगी? जो रेडियस है वो 0 से लेके कैपिटल R तक जा सकती है। सही कह रहा हूं मैं? रो 2 पाई बाहर निकल के कट जाएंगे, 1/2 एक कांस्टेंट आपके पास बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ r³ dr अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr फ्रॉम 0 टू r, फ्रॉम 0 टू r। ये मिलेगा 1/2, r³ का इंटीग्रेशन होता है r की पावर 4/4। लिमिट पुट करोगे तो मिलेगा r की पावर 4/4 अपॉन r³ का बाय 3। सॉल्व करने से हमें मिल जाता है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आता है 3r/8। एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बेस से जो होता है वो कितना हो जाता है भाई? 3r/8 हो जाता है। कोई डाउट किसी को? अगर है तो पूछो अभी। तो मेंस वगैरह में हो सकता है कि पूछ भी लें, पर एडवांस में कभी ये नहीं पूछेंगे। एडवांस में हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा? इंटीग्रेशन वाला। तो मैं मान लेता हूं हेमिस्फीयर हैज मास डेंसिटी, a hemisphere has mass density rho as rho naught x square, where x is distance from center find the distance of center of mass above the base of hemisphere। अब ये मत सोचना उन्होंने हॉलो और सॉलिड तो बताई नहीं है, उन्होंने मास डेंसिटी दी है, तो ऑब्वियसली वो क्या है? सॉलिड ही है। ठीक है। r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ट्राई कर लो। बात समझ आई? मैंने सिर्फ x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर किया, उसका छोटा सा dm लिखा और सिंपली क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। ये रिजल्ट याद ना रखें, मैं फिर बोलूंगा, सिर्फ यूनिफॉर्म का रिजल्ट आपको याद रखना है। क्लियर? सही है। चलो और देखो, आगे जो आते हैं स्ट्रक्चर, आपके पास दो स्ट्रक्चर और होते हैं जो कि होते हैं हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन। ठीक है। अब इन्हें मैं डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूँ कैसे डिराइव होता है, पर मेनली आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना होगा। अच्छा हाँ, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि सोच के देखो लॉजिकली, सॉलिड कोन और हॉलो कोन में से दोनों की रेडियस r मान लेता हूं मैं, दोनों की हाइट h मान लेता हूं मैं। ठीक है ना? क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसका सेंटर ऑफ मास ज्यादा ऊपर आता होगा बेस से? बेस से सेंटर ऑफ मास की हाइट सॉलिड में ज्यादा होगी या हॉलो में ज्यादा होगी? सोच के देखो, बता सकते हो क्या आप? तो हॉलो के लिए हाइट सेंटर ऑफ मास की ज्यादा ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में बहुत सारा मास बेस की तरफ होता है, क्योंकि वो चौड़ा है नीचे से, इसलिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे रहता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। समझ आया? तो y कोऑर्डिनेट जो हॉलो कोन के लिए आता है आपके पास, वो आता है h/3, जहां h है हाइट ऑफ कोन, ऑब्वियसली एक राइट सर्कुलर कोन है। और जो हमारे पास आता है सॉलिड कोन के लिए y, वो आता है h/4। बात समझ आई? क्लियर है क्या? क्या मुझे कोई बता सकता है कि इनके इंटीग्रेशन में मैंने एलिमेंट क्या कंसीडर किया होगा?
क्या मुझे कोई बता सकता है? हॉलो के लिए मैं क्या एलिमेंट लूंगा? एंगल पे इसमें नहीं जाया जाएगा क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या करते हो ना, यहां से कोई जनरल डिस्टेंस y ऊपर जाके और dy थिकनेस की एक रीजन कंसिडर करते हो जिसमें आपको एक रिंग मिलेगी। इमेजिन करो ये एक कोन है, रिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। सिमिलरली सॉलिड के अंदर आप y पे जाके dy थिकनेस का एक डिस्क कंसिडर करते हो। अब आप बोलोगे रेडियस लगातार बदल रही है, हाँ इसीलिए थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन हो जाता है। ये थीटा तो कांस्टेंट है ना, तो आप y डिस्टेंस पे जाके ये डिस्टेंस आपको मिल गई, तो सिमिलर ट्रायंगल से आप इसकी रेडियस पता कर सकते हो। समझ आ रही है बात? तो ये एक मेथड होता है जिससे हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और कभी पूछा नहीं जाता, इसीलिए हम लोग इसके डेरिवेशन को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, आपको बुक्स में भी मिलेगा नहीं है, पर अगर चाहो तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो क्या क्या रिजल्ट आपको याद रखने हैं फाइनली अगर हम समराइज करें, तो हमें एक रॉड का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, डेरिवेशन पता होना चाहिए क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म दे सकता है कोई, हमें एक सेमी सर्कुलर रिंग का पता होना चाहिए, डेरिवेशन पता होना चाहिए क्योंकि कोई वेरिएबल दे सकता है, हमें एक सेमी सर्कुलर डिस्क का पता होना चाहिए और उसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए क्योंकि कोई सिग्मा वेरिएबल दे सकता है, हमें हॉलो स्फीयर का पता होना चाहिए, हॉलो हेमिस्फीयर, और उसका मेथड पता होना चाहिए क्योंकि कोई वेरिएबल दे सकता है, और फाइनली हमें सॉलिड हेमिस्फीयर का डेरिवेशन पता होना चाहिए और उसका रिजल्ट याद होना चाहिए क्योंकि उसमें भी कोई वेरिएबल दे सकता है। कौन बहुत रेयरली यूज होता है, कौन जनरली पूछा ही नहीं जाता है। बात समझ आई? तो एलिमेंट चोजन जो है वो है रिंग फॉर हॉलो कोन एंड डिस्क फॉर सॉलिड कोन। पर अब आपको फील आ जानी चाहिए कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। बात समझ आई कि नहीं? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखें। आगे बढ़ते हैं जीवन में, वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स। अब ये हेडिंग का मतलब ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने अजीब अजीब स्ट्रक्चर आपको दे सकूं और आप उनका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो मेथड आपको याद रखना है, एलिमेंट कैसा चूज करना है वो आपको सोचना चाहिए। पहला मैं बड़ा ही सिंपल सा यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, वो मैं यूज कर रहा हूं एक सिलेंडर। अच्छा, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहां आता होगा अगर ये यूनिफॉर्म है? तो इसका डिराइव करने का तो कोई सेंस नहीं है ना, फालतू टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। तो मान लो कि सिलेंडर की रेडियस r है और सिलेंडर की हाइट जो है वो h है, और सिलेंडर जो मैंने यहाँ पे लिया है वो यूनिफॉर्म सिलेंडर लिया है। यहां अगर इसका सेंटर ऑफ मास आता है, मैं अगर ये बोलूं ये डिस्टेंस y है, तो क्या आप मुझे y बता सकते हो? कॉमन सेंस यूज करो, सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल सेंटर पे आना चाहिए, तो सिलेंडर के लिए सिमेट्रिकल सेंटर कौन सा होगा? क्या मुझे कोई y की वैल्यू बता सकता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर की? बिल्कुल सही, y कोऑर्डिनेट मुझे मिलता है h/2। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है मैंने ये अगर डिराइव करना होता मुझे ये, तो एलिमेंट मैंने क्या लिया होता? क्या आप मुझे बता सकते हो मैं एलिमेंट क्या लूंगा? अगर ये मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है तो एलिमेंट मैंने क्या लिया होगा? एलिमेंट मैंने ली होगी डिस्क। और कैसे ली होगी? बेस से y डिस्टेंस पे जाके, और थिकनेस क्या ली होगी? dy। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? बिल्कुल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये लो भाई, अब मैं ले लेता हूं नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, ये रिजल्ट याद नहीं रखना है ऑब्वियसली, ये मैं एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन देने वाला कोई भी फंक्शन दे सकता है, मैं बार बार इस चीज पे ध्यान आपको एम्फसाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास ये सिलेंडर है जिसकी रेडियस अपने पास r है,
और हाइट हमारे पास h है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है और ये आपकी x एक्सिस है। डेंसिटी दी गई है आपको रो नॉट y, ठीक है ना, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे डेंसिटी जो है बढ़ती जा रही है। तो आपको बताना है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ट्राई करो जरा सभी लोग। चलो देखो, तो मैं यहां से y डिस्टेंस पे जाके और एक dy थिकनेस की डिस्क कंसिडर कर लेता हूं। dm लिख देते हैं। dm होगी क्या, यहां पे डेंसिटी यानी कि रो नॉट वाई इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क। वॉल्यूम ऑफ डिस्क हो जाएगी एरिया, एरिया ऑफ डिस्क यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस ऑफ डिस्क जो कि है dy। ये आपको मिला क्या, dm। बात समझ आई। अब इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, सिंपली y ही है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm यानी रो नॉट y पाई आर स्क्वायर dy बाय इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट y पाई आर स्क्वायर dy। जीरो से लेके h तक, जीरो से लेके h तक। रेडियस तो कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है तो रो नॉट पाई आर स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा और कट जाएगा। अंदर बचेगा आपके पास y स्क्वायर dy जीरो से लेके h तक अपॉन y dy जीरो से लेके h तक। लिमिट पुट करो, या आया y क्यूब बाई 3 यानी कि h क्यूब बाई 3 अपॉन h स्क्वायर बाई 2 और आपको वैल्यू मिल जाती है 2h बाई 3। कोई डाउट किसी को, बोलो। तो अगर मैंने इस तरह की डिस्क कंसीडर की है y हाइट पे dy थिकनेस की, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही आएगा ना। तो मैं अपने एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास क्या लिखूंगा, y पर ही लिखूंगा। बात समझ आई। अब जरूरी नहीं कि हमेशा आपको जाना पहचाना शेप ही दिखे, कोई आपको इस तरह के शेप भी दे सकता है कि ये आपकी मान लो x एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है, और हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का। ये एक टू डायमेंशनल लैमिना है, लैमिना मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसका आपको दिया गया है कि मास डेंसिटी है सिग्मा। बात समझ पा रहे हो, मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा। ओके, ये x में आपको डिस्टेंस दी गई है l, l तक इसका पॉइंट जा रहा है, और ये जो कर्व है ऊपर ये कैसा दिख रहा है, पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन आपको दी गई है बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं जानना चाहता हूं x कॉमा y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। इमेजिन करो आपको कैसा एलिमेंट सोचना होगा, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ट्राई करो। तो क्योंकि ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो टू डायमेंशनल में हम कैसा ही एलिमेंट ले सकते हैं, बेटर होगा कि मैं एक रॉड ले लूं, ठीक है। तो मैं x डिस्टेंस पे जाता हूं और एक dx थिकनेस की रॉड कंसिडर कर लेता हूं इसके अंदर, या स्ट्रिप बोल सकते हो आप इसे। ये मैंने कंसिडर कर ली। बात समझ आ रही है, ओके। इसका छोटा सा dm लिखना होता है हमें। dm क्या होगा, dm होगा मास पर यूनिट एरिया यानी कि सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रॉड। एरिया ऑफ रॉड क्या होता है, लेंथ इंटू थिकनेस। थिकनेस तो मुझे पता है dx, लेंथ क्या होगी, तो लेंथ आप देख सकते हो सिंपली किसी x पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तो आपकी लेंथ होगी, तो इसे मैं y बोल सकता हूँ सिंपली। अरे समझ आ रही है क्या बात, मैं y बोल सकता हूँ। तो लेंथ हो गई हमारी y इंटू थिकनेस हो गई dx। क्या सभी को dm समझ आया है। मैंने एलिमेंट का जो मास लिखा है क्या आपको वो समझ आ रहा है, किसी को कोई डाउट मास में। सिग्मा यानी मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। अच्छा, अब इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बात यह है। तो क्योंकि ये एक रॉड है जिसकी लेंथ y है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली सेंटर पे आने वाला है,
और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं अपने एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं लिख सकता हूं एक्स कोऑर्डिनेट तो होना चाहिए एक्स, और y कोऑर्डिनेट होना चाहिए y/2। अरे सही बोल रहा हूं क्या मैं? जो मैंने सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया है उसका x कोऑर्डिनेट तो होना चाहिए x और y कोऑर्डिनेट होना चाहिए y/2, क्योंकि रॉड का y कोऑर्डिनेट बेसिकली रॉड का सेंटर ऑफ मास लेंथ के हाफ पे आता है। बस आपका काम खत्म हो चुका है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होता है x dm बाय इंटीग्रेशन dm। अब यहाँ देखो दो वेरिएबल हैं, एक y और यहाँ dx है, तो बेटर होगा कि आप एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं x²। बात समझ आई? तो ये मेरे पास dm आ चुका है। पुट करो वैल्यूज, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x इंटू dm सिग्मा x² dx। जब सारे वेरिएबल एक ही होंगे तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन सिग्मा x² dx, x की वैल्यू 0 से लेके l तक वेरी करेगी। सिग्मा सिग्मा बाहर आके कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ x² dx फ्रॉम 0 टू l, 0 टू l। ये आपको मिलेगा l की पावर 4/4 अपॉन l की पावर 3/3, यानी कि 3l/4। कोई डाउट किसी को? x coordinate of center of mass of this lamina will come at a distance of 3l/4। कोई समस्या किसी को? अब मैं क्या करूंगा, y कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखा जाता है भाई? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास dm बाय इंटीग्रेशन dm। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो सेंटर ऑफ मास मैंने चूज किया है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसका y कोऑर्डिनेट होगा y/2, है कि नहीं? तो मैं यहां लिख दूंगा y/2 इंटू dm बाय इंटीग्रेशन dm। अरे ये समझ आया कि मैंने y को y/2 क्यों लिखा है? बोलो, मैंने y को y/2 क्यों लिखा है? बस अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूंगा। ठीक है ना? तो आंसर तो हमारे पास ये आ गया उसका। एक और सिमिलर क्वेश्चन में ट्राई कर लेता हूं। फाइनल क्वेश्चन। शेप देखो कैसा भी हो सकता है, मेन पूरी कथा जो बैठी रहेगी वो रहेगी आप एलिमेंट कैसा चूज करते हो उसके ऊपर। तो मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इस बार ये मैं ले लेता हूं, ये हमारा लैमिना है इस बार। ठीक है ना? फ्रॉम 0 टू वही l ले लेता हूं मैं, और इस कर्व की इक्वेशन आपको दे देता हूं, वो है y² = x, और सिग्मा दिया हुआ है आपको मास डेंसिटी। तो आपको बताना है x, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ट्राई करो भाई जनता। चलो भाई देखें। तो फिर वही काम करना है। x पे गया मैं और एक dx थिकनेस की स्ट्रिप कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है ना? तो किसी भी डिस्टेंस x पे हाइट जो होगी वो ऑब्वियसली क्या होती है? y होती है। ऐसे ही अपन डिसाइड करते हैं। तो हाइट है इसकी y और डिस्टेंस है इसकी x। ठीक है ना? dm लिख लो। dm क्या हो जाएगा? dm हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो कि ऑब्वियसली क्या है? y dx। y की वैल्यू पुट कर देता हूं, सिग्मा इंटू √x dx, ताकि सब कुछ x में हो जाए। बस अब जो एलिमेंट मैंने चूज किया है उसका सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो कहां लाई करेगा? उसका एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां लाई करने वाला है। x कोऑर्डिनेट होगा x और y कोऑर्डिनेट होगा y/2। ये तो हमें पता ही है। ठीक है ना? तो बस अब मैं इसी के हिसाब से कर देता हूं। मैं लिख सकता हूं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय इंटीग्रेशन dm। यानी ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x ही है एलिमेंट का, इंटू सिग्मा इंटू √x dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू √x dx।
x वेरी कर रहा है 0 से l, तो 0 से l। सिग्मा सिग्मा बाहर आके कट गया, यहां बचा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx, 0 से l, 0 से l। इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, है कि नहीं, और लिमिट हमारे पास 0 से लेके l, अपॉन x की पावर 1/2 के इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। बात समझ आई, और लिमिट है 0 से लेके l। पुट कर देते हैं वैल्यूज, 2 से 2 तो कट गया, यहां मिलेगा आपको 3/5 इंटू एल की पावर 5/2 अपॉन एल की पावर 3/2, यानी कि एल की पावर 1। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा 3l/5। अरे बात समझ आई क्या, कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए, भले आपका गलत हुआ हो इंटीग्रेशन गलत करने की वजह से, वो अलग इशू है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं किस तरह से इंटीग्रेट कर रहा हूं। सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो हो जाएगा इंटीग्रेशन y dm बाय इंटीग्रेशन dm। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है y/2 इंटू dm बाय इंटीग्रेशन dm। 1/2 बाहर आ गया, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है √x, तो √x dm की जगह रख सकता हूं मैं क्या, सिग्मा इंटू y, जो कि आपका क्या है √x इंटू dx अपॉन सिग्मा √x इंटू dx। सब कुछ x में है तो 0 to l लिमिट आ गई, हाफ सिग्मा सिग्मा कट गया, इंटीग्रेशन x dx बाय सिग्मा आके कट चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx, 0 to l, 0 to l। ठीक है ना, आगे देखो भाई क्या आ जाएगा, 1/2 तो है ही आपके पास, x²/2 यानी l²/2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3/2 यानी कि l की पावर 3/2 अपॉन 3/2। बात समझ आई, अरे समझ आ रहा है कि नहीं। बस क्या आ गया भाई अपने पास, ये हो गया 8 यानी 3/8, और यहां आपके पास क्या बचेगा, √l। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है 3√l/8। कोई डाउट किसी को। तो ये सारे क्वेश्चंस थे किस बात के ऊपर, ये सारे क्वेश्चंस थे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के सेंटर ऑफ मास किस तरह से निकाला जा सकता है। तो क्या अब आपको यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिया जाए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, वेरिएबल अगर डेंसिटी दी जाए तो आपको उनके डेरिवेशंस याद रखने हैं, और एक रैंडम स्ट्रक्चर दिया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली 2D है तो स्ट्रिप लिया जाता है, बाकी फिर अगर सर्कुलर है तो फिर आप रिंग लोगे, उस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, वो कम ही आते हैं। अगली चीज है सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ जो चीज हम सीखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन, वो इस चैप्टर में काम आती है, ठीक है ना। उसके बाद वो हमारे काम आती है रोटेशन, रोटेशनल मैकेनिक्स जो चैप्टर आएगा उसके अंदर। फिर वो हमारे काम आती है ग्रेविटेशन, फिर वो काम आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर वो काम आती है मैग्नेटिज्म। यानी सिमिलर कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सिमिलर मेथड, एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट चिपकाया जाएगा हर चैप्टर में। तो तुम समझ ही सकते हो, मैंने शायद 5 या 6 बड़े बड़े नाम लिए हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी में एक कॉमन चीज रहेगी। मैं हर बार बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा हर बार मैं बताऊं तो तुम्हें आसान लगे, ना कि उतना ही मुश्किल। ठीक है, वो चीज जब स्टार्ट होगी तो मैं बता दूंगा। पहली चीज है कि आपको सेंटर ऑफ मास कॉम्बिनेशन का बताना है। तो मान लो कि हमारे पास कई सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया। एक आपके पास ये स्ट्रक्चर है जिसका सेंटर ऑफ मास x1 y1 पे है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है उसका x2 y2 पे है। तो आप जानते हो कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में कैसे बताऊंगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे पता है कि नहीं,
सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में कैसे बताऊंगा, m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। तो ये वो चीज नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पर इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं एक साधारण सा सवाल दूंगा पहले, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है ना, जो कि 6 मीटर का है हाइट में, और उसके नीचे एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि सॉलिड है, ठीक है ना। और आपको दिया गया है कि जो रेडियस है ये आपकी है कितनी, 4 मीटर्स, ठीक है। डेंसिटी आपको दी गई है बेसिकली 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ऊपर है आपका हॉलो कोन और नीचे है आपका सॉलिड हेमिस्फीयर। तो आपको बताना है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम अबव ग्राउंड। बड़ा ही आसान है, एक स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालो, दूसरे का निकालो और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ट्राई करो। तो मैंने क्या किया है, रो दिया है क्योंकि मास डेंसिटी दी है। तो एक काम करो, ऊपर कोन जो है उसको भी सॉलिड कोन ले लो, फिर ट्राई करो। अरे देखो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, हो सकता है आप लोग कुछ गलत ट्रैक पे चले गए। तो बड़ा ही आसान सा है, आपको क्या करना होगा, कहीं पे ओरिजिन मानना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो बेस है ना, यहाँ ओरिजिन मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, और इसको मान लेता हूँ भाई मैं वाई एक्सिस। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का, वही हाइट हो जाएगी, है कि नहीं। चलो, क्या करो कि कोन का मास बोल दो m1 और स्फीयर का मास बोल दो m2। तो सबसे पहले तो मैं m1 लिख लेता हूँ। m1 होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो डेंसिटी 1 है, 1/3, पाई तो पाई है, रेडियस 4 और हाइट 6। समझ आया। ये कितना मिल गया आपको, 48 पाई kg। अरे सही है कि नहीं। सिमिलरली मैं m2 लिख लूंगा, हेमिस्फीयर है, डेंसिटी इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1 इंटू 2/3 इंटू पाई इंटू 4 का क्यूब, ठीक है ना। कितना हो गया ये हमारे पास, 64 इंटू 2, 128/3 पाई kg। सही निकाला है कि मैंने मास, मुझे सिर्फ पहले मास कैलकुलेट करना था। अरे समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत इसमें, बोलिए। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 32 होगा, बिल्कुल मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ कष्ट है। 32 पाए, ठीक है ना। बाकी ये आ गया मास। देख लेते हैं कि कोन के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैं बोल देता हूँ x1 y1 होंगे। कोन का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, सॉलिड कोन है तो यहां से कितना ऊपर आएगा, h/4 ऊपर आएगा। h/4 यानी कि कितना हो गया, बेसिकली x कोऑर्डिनेट तो 0, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। h/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बेसिकली 6/4 यानी कि 3/2, 3/2 मीटर, प्लस ये रेडियस तो है ही, रेडियस कितनी है, 4 मीटर। अरे समझ आ रहा है, यानी कि 11/2 मीटर हाइट है सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन की। सिमिलरली मैं निकाल लूंगा x2y2, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। क्या फॉर्मूला था, 3r/8। लेकिन वो डिस्टेंस कहां से होती है, बेस से। ये डिस्टेंस होती है 3r/8। हम तो इसको ओरिजिन मान रहे हैं, तो मुझे तो ये हाइट चाहिए, वो हो जाएगी r-3r/8 यानी कि 5r/8। 0,5r/8, बात समझ आ रही है, यानी कि 5/2 मीटर। कितने लोगों को कोऑर्डिनेट समझ आ गए भाई, किसी को कोऑर्डिनेट्स में डाउट, किसी को कोऑर्डिनेट्स में कोई डाउट, अरे बोलो, कोई डाउट किसी को।
ओके ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। अब बस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट तो दिख ही रहा है, दोनों का ये 0 है, तो टोटल सेंटर ऑफ मास का भी 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में सिंपली m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 से निकाल लूंगा। अरे बात समझ आई क्या? ऐसा क्वेश्चन में और नहीं कराने वाला, सीधी सीधी सी बात है, आपको बस जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए हों किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए सभी का मास निकाल लो, या तो दिया होगा या आपको निकालना पड़ेगा, सभी का मास निकाल लो, सभी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो और सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मेरे हिसाब से आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। वो जो चीज जो मैं बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, जिसे कहा जाता है कैविटी प्रॉब्लम, ठीक है ना। कैविटी प्रॉब्लम, कैविटी प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? कैविटी प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि मान लो मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है ना, मान लो कि आपके पास एक डिस्क है। अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है तो आप बता सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बोलो भाई, अगर ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? अरे यार, सेंटर पे। पर अब किसी ने क्या किया, इस डिस्क में से इतना रीजन काट के बाहर निकाल लिया। बात समझ आई? किसी ने क्या किया, इस डिस्क में से इतना रीजन काट के और बाहर निकाल दिया, तो क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा? क्या सेंटर ऑफ मास अभी भी सेंटर पे रहेगा या शिफ्ट हो जाएगा? सबको समझ आता है भाई, वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कहां शिफ्ट होगा, ऊपर, नीचे, लेफ्ट या राइट, तो आपको यह भी समझ आना चाहिए कि सेंटर मास लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाएगा वो होगा कि फाइंड द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, वो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। स्टेप 1 आपका हमेशा होगा फिल द कैविटी, फिल द कैविटी। यहां पे क्योंकि सिग्मा है, अगर मुझे डिस्क का मान लो सिग्मा दिया हुआ है, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा दिया हुआ है, तो कैविटी को मैं फिल करूंगा प्लस माइनस सिग्मा से। यानी इस कैविटी में मैं पॉजिटिव मास भी भर रहा हूं और उतना ही नेगेटिव मास भी भर रहा हूं, तो टोटल मास इफेक्टिवली क्या हो गया? 0। बात समझ रहे हो? ये एक मेथड है। आपके पास एक डिस्क है जिसमें कैविटी है, पहला स्टेप उस डिस्क के सेंटर ऑफ मास को निकालने का है कि आपको क्या करना है, उस कैविटी को फिल कर देना है। किससे? प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा से। अगर वॉल्यूम होती तो प्लस रो माइनस रो से, अगर लेंथ होती तो प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा से। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये था आपका स्टेप 1। स्टेप 2 कहलाता है कंसिडर कंप्लीट ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट एंड कैविटीज एज डिफरेंट। दोनों को अलग अलग कंसिडर करो। जब मैं प्लस सिग्मा से भरूंगा, आप ऐसा सोच के देखो, जब मैंने कैविटी को प्लस सिग्मा से भरा होगा तो मुझे कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? अगर मैं ये जो कैविटी है डिस्क में, इसे प्लस सिग्मा से भर देता हूं, तो जो स्ट्रक्चर या शेप मुझे मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? आपको एक पूरी डिस्क मिलेगी। बात समझ आती है कि नहीं? अगर आपने कैविटी को प्लस सिग्मा से भर दिया तो आपको एक पूरी डिस्क मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो। पूरी डिस्क कंप्लीट हो गई सिर्फ अगर प्लस सिग्मा से भरा है तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है कंप्लीट ऑब्जेक्ट, यही है आपकी कंप्लीट ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में तो मैं एक कैविटी ले रहा हूं, हो सकता है 2 कैविटी हो, 3 कैविटी हो, 4 कैविटी हो, आप सारी कैविटीज को प्लस माइनस सिग्मा से भर दोगे और प्लस सिग्मा वालों को जोड़ के एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना लोगे। तो उसके लिए मैं मास लिख देता हूं, जो कि आसानी से सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। मास इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, ये हो गया मास। बात समझ आई कि नहीं? इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा सेंटर ऑफ मास के। मैं मान लेता हूं ये 0,0 है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0 ही होगा। ऑब्वियसली पूरी डिस्क है तो सेंटर पे होगा। लेकिन क्या यहाँ पे असलियत में मास था?
नहीं, तो आप उस माइनस सिग्मा को तो भूल नहीं सकते ना, क्योंकि कैविटी में असलियत में मास तो था नहीं। तो पूरी डिस्क अगर होती तब सेंटर ऑफ मास 0,0 पे होता, पर अब आपने उसे प्लस सिग्मा से भरा तो वो यहां दिख भी नहीं रही कैविटी कहाँ है, तो माइनस सिग्मा को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। माइनस सिग्मा को कंसीडर करूंगा तो मुझे एक डिस्क मिलेगी r/2 रेडियस की, समझ आ रही है बात, जिसका सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पे होगा, पर उसका मास कैसा होगा, नेगेटिव। बात समझ आती है? ऐसा आपको सारी कैविटीज के लिए करना होगा। यहां एक ही कैविटी थी तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो मैं m2 लिखूंगा, वो होगा माइनस सिग्मा इंटू एरिया ऑफ कैविटी, जो कि है पाई r/2 का स्क्वायर। और फिर मैं लिख दूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैविटी के सेंटर ऑफ मास। कैविटी मैंने फिल कर दिया, तो यही ऑब्जेक्ट होती तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते, अगर ये 0,0 है तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आता हमारे पास r/2, 0। बात सही कह रहा हूं कि नहीं मैं? r/2, 0। अब आपने कैविटी का मास लिख लिया है, कैविटी के कोऑर्डिनेट्स, पूरी ऑब्जेक्ट का मास लिख लिया है, पूरी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स। तो फाइनल स्टेप जो आपके पास बचता है वो बचता है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सिंपली m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। क्योंकि सेकेंड मास नेगेटिव है तो ये अपने आप यहाँ पे टेक केयर हो जाएगा, अपने आप वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ यही अप्लाई करना है आपको, बाय m1 प्लस m2। अरे बात समझ आती है कि नहीं? ये है पूरा प्रोसेस जो हम कई बार दोहराएंगे 2 साल के सिलेबस में। क्लियर हुआ? बोलो। सेकंड में रेडियस, बेटा सेकंड में रेडियस देख नहीं पा रहे हो, r/2 तो होगी, कॉमन सेंस लगाओ, डायमीटर r है तो रेडियस r/2 नहीं होगी? अरे क्लियर हुआ क्या? बोलो भाई। चलो तो एक क्वेश्चन अब मैं एकदम सिमिलर आपको दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो ये आपके पास डिस्क है, किसी को डाउट है मुझे लग रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ आ गया। एक कैविटी हमने बनाई है जिसका सेंटर इसी लाइन पे लाई कर रहा है, और आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास के नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। चलो देखो, तो एक बार तो प्लस सिग्मा से भरूंगा मैं, एक बार माइनस सिग्मा से भरूंगा मैं। प्लस सिग्मा से भरने से आपको पूरी डिस्क मिलती है। मास लिख देते हैं, मास होगा भाई कितना, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0 क्योंकि सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास आएगा। माइनस सिग्मा से भरने पर आपको एक डिस्क मिलेगी जो ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है ना, और उसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली यहां लाई करेगा उसके सेंटर पर। m2 क्या होगा, ये होगा माइनस सिग्मा इंटू पाई r/2 का स्क्वायर, है कि नहीं, ये हो गया मास। और कोऑर्डिनेट्स हो गए, x कोऑर्डिनेट तो क्या है भाई 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है r/2। अब बस मुझे फॉर्मूला लगाना है, मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे, x कोऑर्डिनेट तो हमें दिख ही रहा है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, भले आप फॉर्मूले में रख लो। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा m1 यानी सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू x1 जो कि है 0, प्लस m2 यानी माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू उसका y कोऑर्डिनेट r/2 अपॉन m1 प्लस m2, अपॉन m1 की वैल्यू है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस m2 माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4। सॉल्व करने से आपको सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -r/6। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिले वो मिले 0, -r/6, यानी सेंटर ऑफ मास r/6 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो किसी कैविटी के सेंटर ऑफ मास। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर आगे।